हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप भी 27 फरवरी को विज्ञान को पेपर देने वाले हो तो वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। मेरे प्यारे बच्चों, 70 में 70 नंबर की तैयारी मेरे चैनल पे कराई जा रही है, सिर्फ सम्राट अकेडमी चैनल पे। ठीक है। और बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो सिर्फ आप लोगों को बहुविकल्पीय बता रहे हैं, एक दो आप लोगों को लघुत्तरी बता रहे हैं। कोई भी आपको पूरे किताब का लघुत्तरी या पूरे किताब का दीर्घोत्तरी नहीं बता रहा है। ठीक है। और पूरे किताब का यहाँ पे आप लोगों को प्रश्न आने वाला है। तभी पूरा तैयार रहेगा, तभी आप 70 में 70 कर पाओगे, क्योंकि हर एक चैप्टर से प्रश्न आते हैं यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में पूरे के पूरे चैप्टर के हमने लघुत्तरी दीर्घोत्तरी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। वो भी हमने लिखा भी है कि 2022 में, 2020 में, 19 में, 18 में ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। जितने प्रश्न लगातार पूछे गए तो वही प्रश्न में लिया हूँ। ठीक है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मिस मत करना। और देखिए, ईमानदारी से जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन पूरा तैयार कर ले तो जब एग्जाम में जाओगे बैठने 27 फरवरी को, तो आपको सारे प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे और सबसे अच्छा नंबर आप लेकर आओगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अब बेल आइकन को प्रेस कर दो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि ऊष्माक्षेपी दहन एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। देखिए, ऊष्माक्षेपी को दहन अभिक्रिया कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी दहन अभिक्रिया ही पूछ लेता है। तो ऊष्माक्षेपी को दहन अभिक्रिया कहते हैं एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण देना है। देखो, एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2020 और 2022 में प्रश्न पूछा गया। 2023 में 100% लिस्ट में जारी होगा ये प्रश्न। ठीक है, चलो जानते हैं। सिंपल टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हेडिंग आप डालोगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कोष्टक में दहन। क्या होता है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी या दहन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई भी रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन में क्या होता है कि अभिकर्मक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। तो अभिकर्मक मिलेंगे और उत्पाद बनाएंगे। अगर उत्पाद के साथ अगर तुम्हारा ऊष्मा भी निकल रही है तो समझ लो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा 100%। कैसे, देखो उदाहरण, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस हमने एक मीथेन लिया है, CH4 मीथेन गैस। इसकी अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से कराया, तो ये अभिकर्मक है। और ये अभिकर्मक आपस में मिलकर देखो ये उत्पाद बना रहे हैं। उत्पाद में क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और जल बना रहे हैं। और उत्पाद के साथ देखोगे तो ऊष्मा भी निकल रही है, और ऊष्मा निकल रही है तो 100% ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वही होती है कि उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उत्पाद के साथ देखो ऊष्मा निकल रही है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बस खत्म। ठीक है, तो उदाहरण भी हमने बता दिया। चलो नेक्स्ट देखो, अब देखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, जस्ट उसका उल्टा होता है। उसमें ऊष्मा निकल रही थी, इसमें ऊष्मा सोखेगी। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया मतलब जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा जो है अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, नाइट्रोजन की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से कराया। जैसे ही नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराया तो यहाँ पे NO बन रहा है, लेकिन माइनस ऊष्मा, मतलब ऊष्मा इसमें अवशोषित हो रही है, ऊष्मा इसमें खर्च हो रही है। तो जिसमें ऊष्मा खर्च होती है वहां पे माइनस लिखते हैं, इसमें ऊष्मा निकल रही थी इसलिए प्लस हमने लिखा है। तो देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी समझ में आ गया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बता रहा हूँ, इससे बाहर एग्जाम में जाएगा नहीं। और ये प्रश्न 100% लिखित है कि आएंगे। अब बस आपको तैयार करना है। कितना सिंपल टॉपिक है, देख रहे हो। तो रटना नहीं है, समझना है। जिस प्रकार मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, उसी प्रकार समझ के आपको एग्जाम में जाना है। पहला प्रश्न क्लियर हो गया ना। नोट्स बनाते जाइएगा, एक पतली सी कॉपी खरीद लीजिए 20 रुपए वाली। ठीक है, और जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको नोट कीजिए, और उसी को बस सुबह उठ के चाहे जब भी टाइम मिले आप लोगों को बस याद करके एग्जाम में पहुंच जाना है। ठीक है, चलो पहला प्रश्न क्लियर हो गया। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो, दूसरा प्रश्न 6 नंबर के लिए आता है। दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती इस प्रश्न को आने के लिए। ठीक है, एग्जाम में हमेशा बनता, कोई सा पेपर उठा के आप देख लेना कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सही समझाओ। 2019 में, 2020 में, 2022 में, अब आगे लिस्ट 2023 में भी ये जुड़ेगा, लिखित बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, उसको भी देखेंगे, उसका एक एक उदाहरण भी देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, सिंपल टॉपिक है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल, मैग्नीशियम एक पदार्थ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक पदार्थ है, दोनों आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन एक नए पदार्थ बना दिया, मतलब 100% इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसी को तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं कि जब ये एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसे अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया। देखो, मैग्नीशियम अलग है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है अलग है, दोनों अभिक्रिया करके नया पदार्थ बना दिया। मैग्नीशियम क्लोराइड बिल्कुल नया है, हाइड्रोजन गैस बिल्कुल नया है, नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलो अब आगे देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। लिखोगे कि मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है।
कौन कौन से प्रकार की होती है? तो पहला होता है संयोजन, ऐसे संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में संयोजन ना देकर संकलन अभिक्रिया पूछ लेता है, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि संकलन अभिक्रिया क्या होती है। भाई तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं हूं आप लोगों के पास। संयोजन को ही संकलन अभिक्रिया कहते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया होती क्या है? बहुत सिंपल टॉपिक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। जैसे देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आप लोगों का एक अलग, ऑक्सीजन आपका अलग पदार्थ, दो अभिकर्मक मिल रहे हैं, सिर्फ एक उत्पाद बना रहे हैं। देखो जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहे हैं, मतलब दो अभिकर्मक मिलकर सिर्फ एक उत्पाद बनाए। कोई जरूर नहीं कि दो है, दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन इधर आपका एक ही होना चाहिए। इधर दो हो, चार हो, 10 हो, क्या फर्क पड़ता है, मिलकर सिर्फ एक ही उत्पाद बनाए, उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से कराया, देखो सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, सिर्फ एक उत्पाद बना दिया, मतलब संयोजन अभिक्रिया है। अब देखो संतुलित करके लिखा हूं, संतुलित करने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, इतना मैं आप लोगों को सुविधा दे रहा हूं, बस आपको याद करना है। आज समझा भी रहा हूं आप लोगों को पूरा कंसेप्ट वाइज, बस आपको प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है, 95% मार्क्स लाना है इस बार, ठीक है। तो ये तो संयोजन अभिक्रिया क्लियर हो गया। चलो दूसरा कौन सी अभिक्रिया होती है? तो वियोजन अभिक्रिया, इसको मैं साइड करता हूं, ठीक है। चलो देखो समझने की कोशिश करो। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की जस्ट उल्टी होती है। क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। उसमें क्या हो रहा था कि दो या दो अधिक अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद बना रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि एक अभिकर्मक टूटेगा और कई सारे उत्पाद बनाएगा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक तो केवल एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे देखो फेरस सल्फेट है, सॉलिड के रूप में लिया है। जैसे इसको गर्म कर रहा हूं तो देखो फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में विभाजित हो गया, मतलब एक अभिकर्मक अलग अलग उत्पादों में टूट गया, मतलब वियोजन अभिक्रिया हुई है, ठीक है। अब उतार लो उदाहरण भी इसका, समझ में आया कि नहीं बताओ? संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा है कि नहीं वियोजन अभिक्रिया? बिल्कुल है। चलो तीसरा होता है यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया भी बहुत सिंपल टॉपिक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी अन्य कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को तो विस्थापित करेगा ही करेगा भाई, 100% करेगा, उसी को विस्थापन अभिक्रिया करेंगे। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को हमने एक्वस के फॉर्म में लिया, पानी में घुला हुआ, फिर हमने लोहा लिया सॉलिड के रूप में। अब कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया में लोहा से करा रहा हूं। अब देखो लोहा जो है अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, जैसे भिड़ेगा ना तो कॉपर को कहेगा भैया तुम साइड में जाओ, और कॉपर को देखो कर दिया अलग, और अपना क्या किया कि लोहा जो है वो सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बना लिया। तो देखो वही चीज तो बोला है, अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके ही यौगिक में से उसको देखो हटा दिया, मतलब विस्थापित कर दिया, तो उसी को तो बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एक बार फिर पढ़िए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी अन्य कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार 5 बार 10 बार पढ़ो, याद हो गया, ठीक है। चलो अगला द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, ये लास्ट प्रकार है इसका। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन मतलब समझते हो, ऋण आयन धन आयन, आयनों का आदान प्रदान होकर जो अभिक्रिया होती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे समझो, जैसे हमने लिया यहाँ पे सोडियम सल्फेट और इसकी अभिक्रिया हमने कराया बेरियम क्लोराइड से, बन क्या रहा है सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। अब आप कहोगे कि सर आयनों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है, समझो। देखो आपका है Na2SO4, जब ये टूटेगा तो Na+ में टूटेगा, Na+ में, और इधर का क्लोरीन माइनस में, तो इधर का Na+ में और क्लोरीन माइनस में, तो प्लस और माइनस मिलकर NaCl बना लिया। और इधर SO4 माइनस में टूटता है, इधर बेरियम जो है प्लस में, तो बेरियम प्लस और SO4 माइनस मिलकर बेरियम सल्फेट बना दिया। तो ये जो प्लस और माइनस टूट रहा है तो प्लस माइनस आयन ही तो है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, ये सब अभिकारक हैं, अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से जो आपको उत्पाद बन रहा है,
तो आयनों के आदान प्रदान से जो विक्रिया होती है उसे द्विविस्थापन विक्रिया कहते हैं। अब तो समझ में आ गया ना आप लोगों को, क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये अब जाके प्रश्न कंप्लीट हुआ। 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार आप लोगों को याद करना है, कंसेप्ट वाइज एकदम क्लियर हो रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण मतलब समझ रहे हो ना, विरंजक चूर्ण मतलब होता है ब्लीचिंग पाउडर। उसका रासायनिक नाम बताओ, गुण बताओ, उपयोग लिखो। देखो 13 में, 15 में, 17 में, 18 में, 20 में भरमार लगा हुआ इन प्रश्नों का, और 2023 में भी जुटेगा यह प्रश्न, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण चाहे ब्लीचिंग पाउडर, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, गुण क्या होता है, उपयोग क्या होता है, जानते हैं। देखो सबसे पहले लिखोगे कि ब्लीचिंग पाउडर, उसको ही विरंजक चूर्ण बोलते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, तथा अणु सूत्र होता है CaOCl2। याद रखना बहुविकल्पीय प्रश्न आता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और अणु सूत्र क्या होता है CaOCl2। अच्छा, बनाने की विधि कैसे बनता है भैया, उसको देख लेते हैं। तो देखो बहुत सिंपल टॉपिक है बनाने की विधि इसका। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने पानी में घुला हुआ है, एक्वस के फॉर्म में लिया है। जैसे इसमें क्लोरीन गैस हमने अभिक्रिया कराया, तो अभिक्रिया कराने पे तुरंत मिलेगा आपको CaOCl2 विरंजक चूर्ण और जल मिलेगा। हमें चाहिए क्या, विरंजक चूर्ण। तो बनाने की विधि क्या है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस क्रिया कराने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। रट जाओ, दिमाग में याद कर लो और रिएक्शन लिख लो, ठीक है। अच्छा, उपयोग क्या है भैया, उपयोग भी तो देखना पड़ेगा इसका। देखते हैं धीरे धीरे सब उपयोग। देखो उपयोग क्या है, वस्त्र उद्योग में करते हैं सूती एवं लिनन के विरंजक के लिए। सूती एवं लिनन का कपड़ा जानते हो, तो सूती और लिनन का कपड़ा कितना व्हाइटनिंग आता है, एकदम सफेद आता है। तो भैया सफेद किस लिए होता है, क्योंकि उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला के उसकी गंदगी को साफ किया जाता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा, लकड़ी की मज्जा मतलब जो लकड़ी के कागज बनते हैं, तो कागज देखते हो पूरे जैसे व्हाइट पेज है, तो व्हाइट पेज कैसा हुआ होगा, तो कागज की जो लॉन्ड्री लगी होती है, मज्जा होती है, उसमें हम लोग विरंजक चूर्ण मिला के उसको साफ सफाई करते हैं। इसी तरह देखो साफ कपड़ों के विरंजक चूर्ण के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। लॉन्ड्री में जो बड़े बड़े कपड़ों की लॉन्ड्री होती है, जहाँ गंदे कपड़े होते हैं, तो गंदे कपड़े साफ कैसे होते हैं, उस वहां पे भी विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल शाइनिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो यह उपयोग था, क्लियर हो गया कि नहीं, बिल्कुल। चलो यह प्रश्न अब जाके कंप्लीट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है कि बेकिंग सोडा की विधि, गुण, अणु सूत्र लिखिए तथा उपयोग बताइए। बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। अब खाने वाला सोडा की विधि बताओ कैसे बनता है, उसके गुण बताओ, अणु सूत्र बताओ, उपयोग बताओ। 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में प्रश्न पूछा गया है। चलो देखो उत्तर कैसे समझेंगे इसका। देखो बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है उसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, तथा अणु सूत्र होता है NaHCO3। याद रखना बहुविकल्पियों में दोनों प्रश्न आते हैं कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछ लेता है, तो रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, अणु सूत्र क्या होता है NaHCO3। एक और बात बताऊं, इसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो। तो कहीं कहीं हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर कह देगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज एक ही है, ठीक है। कैसे बनता है वो देख लो। इसके निर्माण के लिए साधारण नमक चाहिए भैया हमें NaCl, जल चाहिए H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 चाहिए, और इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे अमोनिया से। और जैसे ही अमोनिया से कराएंगे तुरंत देखने को मिलेगा आपको बेकिंग सोडा। कैसे रिएक्शन देखो, हमने लिया NaCl नमक, हमने लिया अमोनिया, हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, हमने लिया जल। जैसे ही आपस में अभिक्रिया कराया दो चीज मिलकर बनेगा, एक तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और एक बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। में सोडियम बाइकार्बोनेट की आवश्यकता है, देखो बन गया कि नहीं, बिल्कुल। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बना है, साधारण नमक से, अमोनिया से, कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से। इन तीनों चारों की अभिक्रिया कराने से सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड भी बनता है, ठीक है। चलो अब इसके भी तो उपयोग देखने पड़ेंगे भाई कि इसका उपयोग क्या होता है, बिल्कुल देखेंगे। देखो इसका उपयोग करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर, एक केक देखते हो, केक, ठीक है, केक फूला हुआ होता है, उसमें भी प्रयोग किया जाता है। रसोई घर में स्वादिष्ट खाना खाए हो, पकौड़ा खाते हो आदि, ठीक है, तो पकौड़ा वकौड़ा खाते हो वहां पे भी हम लोग उसका ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। अब जाके यह प्रश्न क्या हुआ, पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हटाओ इसको, समझ में आ गया ना ये वाला प्रश्न आप लोगों को, कोई दिक्कत
नहीं, नोट कर लेना, पहले इसको नोट कर लो अच्छे तरीके से। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो देख लो, अगला प्रश्न देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2016 में, 20 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा लिखिए और 2 अनुप्रयोग भी लिखना है इसका। और यह प्रश्न दीर्घ उत्तरीय के लिए आता है। किसके लिए? दीर्घ उत्तरीय के लिए आता है। चलिए जानते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। देखो, धातुओं की सक्रियता श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है। अब ये क्या है? धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहो या इसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहो, दोनों एक ही चीज होता है। सक्रियता श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके सजाया गया है। ठीक है, और उसी श्रेणी को हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे में देखो, अब पूरा याद होना चाहिए, यही सक्रियता श्रेणी है। इतने ही तत्वों को आपको याद करना है। क्या है मैं पढ़ता हूं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, अब देखो इसे अवरोही क्रम में सबसे अधिक अभिक्रियाशील, ऊपर जो होगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील, जैसे 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 नीचे बढ़ोगे अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये चीज है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम, उससे कम क्या है? सोडियम, उससे कम क्या है? कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, ऐसा ही घटते जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, अगर मैं कहूंगा कि मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा, तो मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील होगा जो इसके ऊपर है। मैग्नीशियम के ऊपर क्या है? कैल्शियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम। तो मैग्नीशियम से सबसे अधिक ये सब होंगे अभिक्रियाशील, लेकिन मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील जो उसके नीचे होंगे। इसी तरह मैं अगर हाइड्रोजन की बात करूं कि हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा? जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो अधिक अभिक्रियाशील होगा, और हाइड्रोजन से जो नीचे होगा वो कम अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे आते हैं सबसे कम अभिक्रियाशील अधिक घटती जाती है। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को सक्रियता श्रेणी? ठीक है, इसका अनुप्रयोग भी पूछा है तो इसका अनुप्रयोग भी देखने वाले हैं, लेकिन आप लोग पहले इसको नोट करो। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अनुप्रयोग भी पूछा है कि इसका अनुप्रयोग क्या होगा। ठीक है, इसका यूज कहाँ करेंगे? अनुप्रयोग भी देखा देता हूं आप लोगों को, वो भी लिखना है ना, उसके नंबर मिलेंगे आपके। अनुप्रयोग में देखो 2 चीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि इतना अरेंज किया गया है, उसकी सहायता से हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन अभिक्रियाशील अधिक है, किसकी अभिक्रियाशील कम है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात कहा है। दूसरा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त की जाती है। अब देखो, अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित वही करेगा जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा, और अभिक्रियाशील तत्व यहाँ से हम लोग पता कर लेंगे। कोई भी जब रिएक्शन होगा तो इन्हीं तत्वों का यूज होगा, इसमें जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार इससे हमें यह अनुप्रयोग देखने को मिलता है। तो दोनों अनुप्रयोग भी हमने बता दिया। अब जाके यह प्रश्न क्या हुआ पूर्ण रूप से कंप्लीट। ठीक है, नोट कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, 6 नंबर के लिए प्रश्न एग्जाम में हर बार आता है। देखो, मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठक को उपयोग दीजिए। 13 में, 14 में, 16 में, 18 में प्रश्न आया है। प्रश्न तैयार करना है क्योंकि दीर्घ उत्तरीय है। 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है। कितना सिंपल टॉपिक है। पहले देखो, मिश्र धातु किसे कहते हैं, और कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम बताना है, संगठन और उपयोग। देखते हैं पहले मिश्र धातु। देखो एक एक वर्ड समझते चलना, क्लियर हो जाएगा। देखो, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं। कोई भी 2 धातु है, अगर उसको आप मिला रहे हो, एक निश्चित फिक्स रेशियो में मिला रहे हो, तो ये परस्पर मिल जाती हैं। ठीक है, और एक समांग मिश्रण तैयार करते हैं। समांग तो उसके रेशियो बराबर रहेंगे। ठीक है, ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं मिश्र धातु। देखो पहले यहां तक तो नोट कर लो कि जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अगर अनुपात में मिलाकर पिघलाओगे तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती हैं, और ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यहां तक तो पहले आपको लिखना ही पड़ेगा, यहां तक। ठीक है, इसके बाद की कहानी देखो, फिर लिखोगे, इन मिश्र धातुओं के जो भौतिक गुण हैं वो मूल धातुओं के भौतिक गुणों से बिल्कुल क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। मिश्र धातु के जो गुण होंगे उनके भौतिक गुण से बिल्कुल उसके गुण अलग होंगे। कैसे होंगे? एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे उदाहरण के लिए देखो, जैसे मिश्र धातु पीतल है। अब पीतल जिसमें 2 भाग तांबा है और 1 भाग जस्ता, मतलब 2 भाग तांबे और 1 भाग जस्ते से मिलकर पीतल बनता है। लेकिन तांबा जो है
जस्ता की अपेक्षा अधिक कड़ा होता है। मिश्र धातु बनाते समय यदि विभिन्न धातुओं को धीरे धीरे गर्म किया जाए और फिर उन्हें धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाए तो नरम मिश्र धातु प्राप्त होती है। अगर आपको नरम मिश्र धातु प्राप्त करना है तो आप धीरे धीरे उसे गर्म करो, धीरे धीरे उसे ठंडा करो, तो जो मिश्र धातु प्राप्त होगा वो बिल्कुल नरम मिश्र धातु प्राप्त होगा। लेकिन यदि धातुओं को शीघ्रता से गर्म करके शीघ्रता ठंडा किया जाए तो मिश्र धातु कठोर भंगुर हो जाती है। लेकिन आप चाहते हो कि जल्दी से गर्म करें, जल्दी से ठंडा कर दें, तो उस समय जो मिश्र धातु प्राप्त होगा बिल्कुल आप लोगों का कठोर भंगुर प्राप्त होगा। ठीक है, उसे पीटोगे तुरंत टूट जाएगा। तो इस प्रकार धातुओं से मिश्र धातु बनाने में उनकी कठोरता, वायु, जल आदि से क्रिया करके उनके गुण, चमक, रंग, मूल्य आदि बदलकर अधिक उपयोगी बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए किसी भी धातु को अगर हमें चमक चाहिए तो उसके लिए किस किन कारकों पर निर्भर करेगा, वायु हुआ, जल हुआ, उनके चमक, रंग, मूल्य आदि को बदलकर हम लोग अधिक और उपयोग बना सकते हैं उसके। ठीक है, और यहाँ पे संगठक भी पूछा था हमसे ना, यहाँ तक पहले आप नोट कर लो, कुछ लाइन अभी बची हैं। संगठक भी हमसे पूछा था, उपयोग भी पूछा था, दो पूछा था ना। तो हमने मिश्र धातु एक पीतल ले लिया है और एक जर्मन सिल्वर। देखो पीतल किससे मिलकर बना है, कापर से और जिंक से। कापर 70% होता है और जिंक 30%, तब जाके आपका पीतल बनता है। और उपयोग तार मशीनों के पुर्जे में किया जाता है। पीतल का तार देखते हैं ना, तार मशीनों के पुर्जे में किया जाता है। एक जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर में देखो कापर और जिंक और नियान से मिलकर बना होता है। कापर 50% होता है, जिंक यहाँ पे 35%, नियान 15%, इन तीनों से मिलकर जर्मन सिल्वर बनता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, बर्तन मूर्ति बनाने में। तो देखो दो मिश्र धातुओं को उदाहरण भी हमने बता दिया क्योंकि उसमें हमसे पूछा था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाओ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो पहले देखो 13 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में और आगे लगेगा 2023 में। ठीक है, तो समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाना है। सिंपल टॉपिक है समजातीय श्रेणी। कह रहा है कि कार्बन यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। समझने की कोशिश करो। कार्बन यौगिकों का वह समूह, जो कार्बन यौगिक के समूह होते हैं जिनका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं और उसके सदस्यों को हम समजात गण कहते हैं। ठीक है, जैसे में यहाँ पे मेथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल। ठीक है, ये सबके क्रियात्मक समूह एक जैसे होंगे। देखो मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल CH3CH2OH, प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH। और ये याद करना है, बहुविकल्पी में पूछता है कि मेथेनॉल क्या है, एथेनॉल क्या है, ये सूत्र ही दे देगा आपको ऑप्शन बना के, तो याद रखना। तो ये सब क्या है, आपके समजातीय श्रेणी है। ठीक है, अब देखो समजातीय श्रेणी के सदस्यों को निम्नलिखित लक्षण है। ठीक है, लक्षण भी पूछा है ना, तो लक्षण देखेंगे क्या लक्षण है। देखो सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। बिल्कुल जैसा हमने सूत्र, देखो यहाँ पे सभी सूत्र प्रदर्शित किया है, तो सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। दूसरी बात, प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के जो अणु सूत्र में सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। प्रत्येक क्रमागत जो अगला सदस्य आएगा उसके अणु सूत्र में सिंगल बॉन्ड CH2 का क्या होता है, अंतर होता है। और प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के जो अणु भार में लगभग 14 म्यू का अंतर होता है। जो अगला सदस्य उसके सामने आएगा क्रमागत, उसके अणु भार में लगभग 14 म्यू का अंतर होता है। ठीक है, तो यह आप लोगों का था उसके लक्षण। ठीक है, अब जाके ये प्रश्न कंप्लीट हुआ और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना मेरे प्यारा विद्यार्थियों। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हजारों स्टार बना लो इस प्रश्न पे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछता ही पूछता है। ठीक है, देखो लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालोगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। होता क्या है, देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान समझने की कोशिश करना। वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जैसे मेथेन की क्रिया अगर हम सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर इसके एक एक करके चारों
हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये आपका मेथेन है, क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, इसके चारों हाइड्रोजन के परमाणु हैं, सब क्लोरीन के साथ अलग अलग हो जाएंगे। देखो CH4 प्लस क्लोरीन क्या बना रहा है, CH3Cl बना रहा है। इसके हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिल गया, एक हाइड्रोजन बचा तो वो इसके साथ मिलकर क्लोरीन के साथ HCl बना लिया। तो 4 इसके जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं वो सभी विभाजित हो जाएंगे क्लोरीन के साथ, यही होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद वाला प्रश्न तो 6 नंबर के लिए आता है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में प्रश्न लगातार पूछा जाता है। तो कि मेंडलीव का आवर्तन नियम तथा इस सारणी की 2 विशेषताएं लिखिए, 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय के लिए प्रश्न है। तो सिंपल, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि मेंडलीव का आवर्तन नियम क्या कहता है। तो देखो मेंडलीव का आवर्तन नियम यह कहता है कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भारों के आवर्ती फलन का मतलब ये चीज होता है कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुणों वाले तत्वों पर नियमित अंतराल के बाद आते हैं। कह रहा है कि अगर तत्वों का समान जो परमाणु भार वाले तत्वों को जैसे पहले हमने रख लिया, उसके बाद उसका परमाणु भार वाला अरेंज करके अगर उस प्रकार में रखूंगा तो उससे हम लोग समान गुण धर्म वाले तत्वों को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसका समझ सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने सजाया था। ये तो मेंडलीव की आवर्त सारणी हुई है। इसकी विशेषता क्या होती है, विशेषता भी हमसे पूछा है। तो विशेषता में हम लोग लिखेंगे कि विशेषता इसकी क्या है। तो पहला विशेषता यह है कि तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा, मतलब जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उससे क्या लाभ होता है। तो पहला तो यह होता है कि तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा हो जाती है। कैसे हो जाती है, अभी देखो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया है। चूंकि समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है, अतः किसी समूह के किसी एक तत्व के अध्ययन से उस समूह के अन्य तत्वों के गुणों का पर्याप्त सीमा तक ज्ञान हो जाता है। कहने का मतलब ये चीज है कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी को इस प्रकार सजाया है, ठीक है, उससे हमें यह सुविधा हो जाता है कि क्योंकि परमाणु भारों के क्रम के अनुसार उन्होंने सजाया है, उससे हम लोग आसानी से परमाणु भार सबका ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यह हो गया कि तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा होती है। दूसरा यह होता है कि तत्वों का सही परमाणु भार हम ज्ञात करने में सहायता होती है, कि तत्वों का सही परमाणु भार हमको निकल जाता है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि सन 1869 से पहले बेरिलियम का जो परमाणु भार था वो 13.5 माना जाता था। 1869 की बात अगर हम बात करें तो पहले बेरिलियम का परमाणु भार कितना माना जाता था, 13.5 माना जाता था। लेकिन बेरिलियम के गुण जो हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के द्वितीय समूह के तत्वों के गुणों के समान है। ठीक है, अतः मूल आवर्त सारणी में जो बेरिलियम है उसका द्वितीय समूह में स्थित होना चाहिए। इस स्थिति में बेरिलियम जो है द्वितीय समूह में स्थित होना चाहिए, और इस स्थिति में बेरिलियम का जो परमाणु भार लिथियम के परमाणु भार 7 तथा बोरान के परमाणु भार 11 के मध्य होना चाहिए, मेंडलीव के अनुसार बताया जा रहा है। इससे मेंडलीव ने निष्कर्ष निकाला कि बेरिलियम का जो परमाणु भार है वो 13.5 नहीं है, तो क्या है भैया, बल्कि 9.4 है। और इसके बाद प्रयोगात्मक परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध हो गया कि बेरिलियम का जो परमाणु भार लगभग 9 है। देखो जब तक आवर्त सारणी नहीं थी मेंडलीव की, पहले 13.5 माना जाता था, लेकिन जैसे आवर्त सारणी उन्होंने बनाया, परमाणु भारों के अनुसार तत्वों को अरेंज किया, तो उनको एनालिसिस हुआ कि नहीं 13.5 नहीं माना जा सकता है, उसका परमाणु भार 9.4 होगा। फिर उन्होंने सिद्ध किया कि नहीं 9 होगा लगभग। इसी प्रकार मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से कुछ अन्य तत्वों के सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता भी मिलती है, जैसे यहाँ पे मिल गया है, बहुत सारे परमाणु भारों की सहायता मिलती है इस प्रकार के उनके आवर्त सारणी से। ठीक है, तो यह प्रश्न था जो कि बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न को नोट करना है, जितना हो सके 1 बार 2 बार 5 बार उतनी प्रैक्टिस करके इस प्रश्नों को क्या करना है, आप लोगों को याद करना है। ठीक है, प्रश्न में दिखा देता हूँ, यही प्रश्न था ना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए ये प्रश्न ऐसे पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, हर साल एग्जाम में आता है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। उत्सर्जन तंत्र मतलब जो हमारे शरीर में खराब पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होते हैं, उनको बाहर निकालता है वो उत्सर्जन तंत्र होता है। जो
हमारे शरीर से खराब पदार्थ जैसे यूरिया यूरिया हुआ, ठीक है, यूरिक अम्ल हुआ, ये सारे जो खराब पदार्थ हैं उसको हमारे शरीर से बाहर निकालता है, उसको विसर्जन तंत्र बोलते हैं। तो पहले फिगर पहले बनाओ, देखो ये फिगर कितना हमने अच्छे से बनाया है। फिगर में नीचे तक दिखा देता हूँ आप लोगों को, ऐसे यही फिगर आप लोगों को बनाना है, ठीक है। चलिए फिगर में थोड़ा डिस्कस कर दूं, तो ये जो आप लोगों को डंडी के आकार की दिखाई दे रही है नलिका, इसे बोलते हैं महाशिरा, और इसे बोलते हैं महाधमनी बोलते हैं। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है इस आकृति को, इसको वृक्क बोलते हैं, वृक्क मतलब किडनी बोलते हैं। तो ये किडनी, इधर भी किडनी, मतलब दो जोड़ी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये भाग दिखाई दे इसको हाइलम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आप नली देख रहे हो यह मूत्रवाहिनियां नली है, ये भी आपका मूत्रवाहिनी वही नली है। यहाँ पे जो निकलता है यहाँ पे समाप्त हो रहा है मूत्राशय होता है, और ये मूत्र मार्ग होता है, ठीक है। तो पहले ये चित्र देखिए कितना आसान शब्द में, मतलब कितना आसान फिगर बनाया हूँ, कोई भी लड़का बना सकता है इस फिगर को, ठीक है। आप पूरे अंक लेकर आओगे। आपकी किताब में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट दिया है, तो उस तरह आप लोगों को नहीं बनाना है, जो बता रहा हूँ बस वैसे फॉलो करो। तो क्लियर हो गया ना, चित्र हो गया। इसके बाद हम लोग इसका सबसे पहले देखेंगे, डालेंगे वृक्क, कि वृक्क का कार्य क्या होता है, किडनी जिसे, ठीक है। देखो वृक्क में डाल के हेडिंग लिखेंगे कि यह एक जोड़ा सेम के बीज की आकृति का होता है। जैसे सेम का एक बीज होता है, पौधा होता है, तो सेम का जो बीज होता है सेम उसी आकृति का ये वृक्क होता है। ये देख पा रहे हो ना, तो वही लिखा है कि ये एक जोड़ा, मतलब एक जोड़ा मतलब दो पाया जाता है, जैसे एक वृक्क यहाँ एक वृक्क यहाँ भी पाया गया, इसलिए इसको एक जोड़ा लिखा गया है, क्योंकि एक जोड़ा में दो होता है, ठीक है। तो यह एक जोड़ा सेम के बीज की आकृति का होता है, और यह गाढ़ा भूरे रंग का होता है, मतलब किस कलर का होता है, भूरे रंग का होता है। और इसमें 10 लाख नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं, समझ लीजिए, जो रक्त से यूरिया को अलग करता है, ठीक है। नेफ्रॉन का काम क्या होता है कि ब्लड से क्या करता है, यूरिया, यूरिया मतलब ये अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, उसको रक्त से क्या करता है, अलग करता है, कौन, नेफ्रॉन। इसकी लंबाई जो होती है वृक्क की 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो होती है इसकी 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर होती है। मोटाई की अगर हम बात कर लें तो मोटाई इसकी होती है 2 से 3 सेंटीमीटर तक। एवं इसका भार की अगर हम बात करें तो 150 से 170 ग्राम तक होता है इसका भार। तो पहली हेडिंग हमने वृक्क लिखा, ठीक है, वृक्क समझ में आ गया ना। अब दूसरी हेडिंग हम लोग डालेंगे मूत्रवाहिनी, ठीक है। और जैसा ये जो आकृति देख रहे हो ये मूत्रवाहिनियां हैं। अब ये हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इसमें कि यह एक जोड़ा पतला लंबा नली जैसा संरचना होती है, जो वृक्क तथा मूत्राशय के बीच पाया जाता है। देखिए मूत्र तथा मूत्राशय के बीच पाया जाता है। देखिए ये वृक्क है और ये आपका मूत्राशय, इसके बीच, ठीक है, मूत्राशय, इसके बीच यह नली पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मूत्रवाहिनियां। वृक्क हुआ यह, और ये आपका क्या है, मूत्राशय, इसके बीच पाया जाता है मूत्रवाहिनियां। वही चीज लिखा है कि ये एक जोड़ा पतला लंबा नली जैसा संरचना होती है, जो वृक्क तथा मूत्राशय के बीच पाया जाता है, और इसके द्वारा मूत्र के मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है। बस ये आप लोगों को मूत्रवाहिनी में। फिर अगला हेडिंग डालेंगे मूत्राशय, ठीक है। मूत्राशय मतलब मैं दिखा दूं आप लोगों को फिगर में, ये चीज, ये जो आपको समाप्त जहां हो रहा है मूत्राशय, मूत्राशय से यहाँ पे मूत्र मार्ग द्वारा टॉयलेट बाहर आ जाता है। तो मूत्राशय में लिखोगे यह एक थैला जैसा संरचना होता है, जहां कुछ समय तक मूत्र जो जो उसमें मूत्र होता है 98% जल पाया जाता है, उसमें 2% यूरिया पाई जाती है, और कुछ अन्य पदार्थ संचित होता है उस मूत्राशय में। बस इतना ही आप लोगों को लिख देना, एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा, एक नंबर नहीं काटेगा। इसके बाद लास्ट में मूत्र मार्ग लिखोगे, इसके द्वारा मूत्र को शरीर से क्या होता है, बाहर निकाला दिया जाता है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है मूत्र मार्ग से। बस कितना सिंपल शब्दों में 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। बस इतनी टॉपिक लिख के चले आना, और ये सुंदर सा फिगर आप बना लेना, एक नंबर आपको नहीं कटेगा। टॉपर की कॉपी ऐसे ही होती है, टॉपर ज्यादा कुछ लिखते नहीं है, बस मेन मेन पॉइंट्स लिखते हैं, पूरे नंबर मिलते हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस आप लोग इतना सरल शब्दों में याद कर लीजिएगा इसको, और ऐसे ही आप लोगों को एक्सप्लेन करके लिखना है, पूरे अंक मिलेंगे, मेरी गारंटी है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न देखो। ये प्रश्न तो वाकई में इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा देगा, मतलब जो प्रश्न आज की वीडियो में बताऊंगा वो सभी पूछे जाएंगे, लिखित बता रहा हूँ। जैसे मानव हृदय का सचित्र वर्णन एवं क्रिया विधि समझाइए। तो पहले मानव हृदय का हमें चित्र बनाना पड़ेगा, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से बनाकर लेकर आया हूँ। देखिए ये चित्र है मानव हृदय का। अब यहाँ पे पूरा मेरा चित्र जैसे बनाया हूँ पूरा बना लीजिए। मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ से। ये जो आप लोगों का है ये फुफ्फुस धमनी होता है, ठीक है। और ये जो भाग है ये महाधमनी होता है, पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। और ये होता है अग्र महाशिरा होता है, और ये दोनों दिख रहे हैं आप फुफ्फुस शिरा होता है। ये आपका दायां अलिंदा होता है, और ये आपका दाएं नीले होता है। इधर आपका बाएं अलिंद, ये वाला पोर्शन क्या होता है, बाएं नीले होता है। देखिए बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच यहाँ पे द्विदली कपाट होता है, ठीक है। और दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच यहाँ पे त्रिकपाट होता है, त्रिदलीय कपाट, 3 कपाट यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का
मानव हृदय का पूरा हमने फिगर बनाया। कितना सिंपल बनाया है, किताब में तो बहुत भारी दे रखा है, ठीक है। तो यही आप लोगों को फिगर यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या तो वीडियो को डाउनलोड कर लो और एक एक करके जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पूरा नोट कर लो, इस फिगर को बना लो आप लोग, ठीक है। फिगर आप लोग बना लिए। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्रिया विधि इसकी, ठीक है। एक एक करके हम लोग क्रिया विधि इसके पढ़ते हैं। तो पहला क्रिया विधि इसका यह है कि हृदय धमनियों के माध्यम से, एक एक वर्ड पढ़ूंगा, एक एक वर्ड समझाऊंगा, पूरा ध्यान में रखना, रटने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लोगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अपने एग्जाम में लिख लोगे। कह रहा कि हृदय धमनियों के माध्यम से बाएं नीले में भरे ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करके पहुंचाता है। देखो जहां पे भी ऑक्सीजनित लिखा रहेगा समझ लेना कि शुद्ध रुधिर होता है, जिसमें रक्त में अगर ऑक्सीजन मिल जाता है उसको शुद्ध रुधिर बोलते हैं। तो कह रहा कि हृदय धमनियों के माध्यम से बाएं नीले में से भरे ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करके पहुंचाता है। अब ये कंसेप्ट क्या पहले समझो। देखो ब्लड जो हमारा होता है, ठीक है, वो बाएं नीले में होता है, यहाँ पे शुद्ध रक्त बाएं नीले में होता है। जब ये हृदय हमारा पंप करता है तो पंप करता है ना, तो यह ब्लड यहाँ से होते हुए, ठीक है, यहाँ पे जाते हुए, यहाँ से महाधमनी से, कहाँ से, महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में जाता है। तो ब्लड हमारा कहाँ रहता है, पहले शुद्ध ब्लड बाएं नीले में, बाएं नीले में होता है, और जब पंप करता है तो ब्लड यहाँ महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में हमारे ब्लड पहुंच जाता है। बस ये तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में छप गया होगा। इसके बाद देखो दूसरा पढ़ता हूँ, दूसरा समझाता हूँ। फिर इसके बाद है कि रुधिर जब अंगों के पास पहुंचता है तब भिन्न धमनियों छोटी छोटी बहुत पतली कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिनके माध्यम से ऑक्सीजन व अन्य पोषक तत्वों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। अब कह रहा है कि जैसे ही महाधमनी से ब्लड हमारे अलग अलग अंगों तक पहुंचेगा, अब वो अलग अलग अंग जो हैं वो अलग अलग छोटी छोटी कोशिकाओं में बढ़ जाएंगे, और वो छोटी छोटी कोशिकाएं पूरे शरीर में बढ़ जाएंगी, और उन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं से ये हमारा ब्लड जो है पूरे के पूरे शरीर में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये चीज होता है। तो दूसरा पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। और इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होता है, जब शरीर में पहुंच जाता है पूरा, फिर उसके बाद कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित कर पुनः जुड़ने लगती हैं, वह शिराओं का निर्माण करती हैं। अब जो पतली पतली कोशिकाएं थी जो कि शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचा दी, जो शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाने के बाद जैसे शुद्ध रक्त को शरीर को दे देती हैं, तो उस शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को ले लेती हैं और पुनः लेकर फिर शिरा का निर्माण कर लेती हैं, और फिर शिरा का निर्माण करके वापस आने लगती हैं। इसके बाद महाशिराएं, जो महाशिरा है, महाशिरा विऑक्सीजनित रुधिर को, विऑक्सीजनित मतलब होता है अशुद्ध रुधिर को, तो शिराएं जो निर्माण कर लेती हैं अशुद्ध रुधिर को लेकर आती हैं। अब उन अशुद्ध रुधिर को, जो महाशिरा होता है, वो विऑक्सीजनित रुधिर को मतलब अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंद में लाती है, जहां से यह शुद्ध रुधिर दाएं नीले में प्रवेश करता है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, इसको देखिए। कह रहा है कि जब अशुद्ध रुधिर आता है, तो अशुद्ध रुधिर आता है पहले कहाँ पे, देखिए महाशिरा, महाशिरा से होते हुए अशुद्ध रुधिर पहले प्रवेश करेगा दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से यहाँ पे त्रिकपाटी लगी होती है, त्रिकपाट से होते नीचे आएगा किसमें, दाएं नीले में अशुद्ध रुधिर। अब ये अशुद्ध रुधिर क्या होता है कि यहाँ से फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़े में चले जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए इसके बाद लिखेंगे चौथा पॉइंट वही कि अब दाएं नीले से विऑक्सीजनित रुधिर को फुफ्फुस धमनी, वही फुफ्फुस धमनी जो देखा है, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फुफ्फुस तक ले जाया जाता है, फुफ्फुस मतलब फेफड़े तक ले जाया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद देखो छठवां क्या है कि फुफ्फुस में रुधिर में ऑक्सीजन प्रवेश करता है, फुफ्फुस में रुधिर में ऑक्सीजन प्रवेश करता है, फुफ्फुस मतलब फेफड़ा में जब हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़ा में ऑक्सीजन पहुंचता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से निकल जाती है। अब ऑक्सीजनित रुधिर फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है और इस तरह द्वारा संचरण लगातार चलता रहता है। अब क्या रहा है, इसको नोट कर लीजिए, फिर समझिए क्या कह रहा है कि जैसे फुफ्फुस धमनी फेफड़ा तक ले जाएगा अशुद्ध रुधिर को, अशुद्ध रुधिर से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाता है और उसमें ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाता है। अब वो ऑक्सीजन क्या करेगा कि फुफ्फुस शिरा से होते हुए प्रवेश करेगा बाएं अलिंद में, फिर बाएं अलिंद से शुद्ध रुधिर चला जाता है बाएं नीले में, और बाएं नीले से शुद्ध रुधिर फिर महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में पहुंचने लगता है। क्लियर हो गया ना। चलिए पूरा नोट कर लिया, एक बार फिर पुनः आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो पहले क्या होता है कि शुद्ध रुधिर रहता है बाएं नीले में, जब पंप करता है तो शुद्ध रुधिर महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में जाता है, और जैसे पूरे शरीर में जाता है
तो वो आगे चलकर बहुत सारे शिराओं में बढ़ जाता है, केशिकाओं में, और बहुत सारी केशिकाओं के माध्यम से पूरे अंग में शुद्ध रुधिर पहुंच जाता है। और शुद्ध रुधिर पहुंचने के बाद वहां से अशुद्ध रुधिर को वापस लेकर फिर शिरा का निर्माण कर लेता है, और वह शिरा आकर खुलता है अग्र महाशिरा में, और अग्र महाशिरा अशुद्ध रुधिर को लेकर आती है दाएं अलिंद में, फिर दाएं अलिंद से अशुद्ध रुधिर चलाता है दाएं नीले में, फिर दाएं नीले से होते हुए फुफ्फुस धमनी से होते हुए अशुद्ध रुधिर फेफड़ों तक पहुंच जाता है। अब फेफड़ा में जब अशुद्ध रुधिर जाता है तो उसमें अशुद्ध रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाता है और उसमें ऑक्सीजन को दे दिया जाता है। जैसे ऑक्सीजन रक्त में पहुंचेगा वो शुद्ध रुधिर बन जाएगा, फिर शुद्ध रुधिर फुफ्फुस शिरा से होते हुए बाएं अलिंद में पहुंच जाएगा, बाएं अलिंद से फिर बाएं नीले में पहुंच जाएगा। पूरी की पूरी प्रक्रिया ही समझा दिया हमने। बताइए, कभी भूलेंगे आप? कभी नहीं भूल पाएंगे। तो यह था आप लोगों का क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव हृदय का सचित्र वर्णन के लिए हमने एक एक स्टेप बताया है, पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाकई में इंपॉर्टेंट है कि मानव में मादा जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाए। पूछता है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। देखो सिंपल एकदम चित्र, बिल्कुल सिंपल चित्र बना के लेके मैं छोटा कर देता हूँ। देखो कितना सिंपल चित्र बनाया है, कोई भी बना लेगा इसको। इसमें क्या है कि ये जो नलिका दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं फैलोपियन नलिका, जिसे हम बोलते हैं अंडवाहिनियां, और ये जो आपको नीले नीले करके दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, और ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है आगे का इसे बोलते हैं परिगर्भाशय, और ये जो आप लोगों का डिजाइन नुमा आपको आकृति दिख रही है इसे बोलते हैं अंतःपेशीय स्तर। और देखो यह आप लोगों का, देखो ये जो नलिका आपको जा रही है, यही नलिका यहाँ पे मिलकर फिर यहाँ बड़ी नलिका बना लेती है, और बड़ी जो नलिका बनाती है इसी को बोलते हैं गर्भाशय। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ग्रीवा, और ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये चीजें इसे बोलते हैं योनि, और ये जो पोर्शन इसे बोलते हैं वल्वा या भग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये पूरे के पूरे आकृति में जो पोर्शन था हमने पूरे पोर्शन को दिखा दिया, और आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ पुनः एक बार पूरा से पूरा। और ये जो भाग डिजाइन के दिखा रहे हैं प्लेसेंटा है। ठीक है, क्या है? प्लेसेंटा है। तो पूरे के पूरे आकृति को पहले आप लोग नोट करो, पहले आकृति बनाओ, क्योंकि इतना सिंपल चित्र कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। चित्र बन गया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम इसके बारे में, लिखेंगे कि मादा जनन अंग में निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला तो अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय मतलब चित्र दिखाना पड़ेगा आपको ना, ये वाला पोर्शन अंडाशय, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में कि यह एक जोड़ा अंडाकार संरचना होती है। एक जोड़ा मतलब इधर भी एक होता है एक उधर भी होता है, दोनों ओर होता है। तो यह एक जोड़ा अंडाकार संरचना होती है जहां अंडाणु का निर्माण होता है, वहां पे क्या बनते हैं? अंडाणु। तो यह एक जोड़ा आप लोगों को अंडाकार संरचना, देखिए अंडे की जैसा आपको संरचना दिखाई दे रहा है, और इसमें क्या बनता है? अंडाणु का निर्माण होता है, इनमें अंडाणु का। बस इतना ही लिखना है आप लोगों को। इसके बाद हम दूसरा पढ़ने वाले हैं फैलोपियन नलिका, इसे हम लोग अंडवाहिनियां भी कहते हैं। तो अब दूसरी हेडिंग हम लोग जानेंगे फैलोपियन नलिका, और इसमें लिखेंगे हम लोग कि यह अंडाशय तथा गर्भाशय के बीच नली युक्त संरचना होती है, जिसमें अंडाणु की निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। कह रहा है कि यह अंडाशय तथा गर्भाशय के बीच, इन दोनों के बीच ये नली युक्त संरचना होती है, जिसमें अंडाणु की निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। मतलब जो फैलोपियन नलिका में मेन भूमिका है वो अंडाणु की निषेचन की क्रिया है, उसमें उसी में निषेचन होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है? तो देखो अंडाशय, देखो क्या बोला है? अंडाशय, और क्या बोला है यहाँ पे? अंडाशय और गर्भाशय के बीच। तो देखो अंडाशय और गर्भाशय के बीच पाया जाता है, ये गर्भाशय इसके बीच पाया जाता है। कौन सी? फैलोपियन नलिका पाई जाती है। बस इतना ही तो लिखा हूँ, क्लियर हो गया ना? चलिए अब इसका 2 पॉइंट हमने लिख दिया। अब तीसरा लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे गर्भाशय, ये जो बड़ा पोर्शन दिख रहा है इसको बारे में पढ़ेंगे। लिखेंगे यहाँ पे गर्भाशय, हेडिंग डालो, लिखेंगे यह थैलीनुमा उल्टे नाशपाती के आकार का संरचना होता है, जहां भ्रूण का विकास होता है। किसका? भ्रूण। फिर भ्रूण से आप लोगों का बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, तो किसका निर्माण होता है? भ्रूण का। तो बस यही पॉइंट आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद बनता है ग्रीवा। देखो ये पोर्शन ग्रीवा, ग्रीवा हेडिंग डाल के लिखोगे कि गर्भाशय की नीचे संकरे भाग जहां गर्भाशय तथा योनि मिलते हैं ग्रीवा कहलाता है। ठीक है, बस गर्भाशय के नीचे अगर हम बात करें तो संकरे भाग जहां गर्भाशय तथा योनि मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। और लास्ट में आप लोगों का 1 पॉइंट बस और लिख देना है योनि।
ठीक है, इसमें लिखोगे कि यह एक संकुचनशील मांसपेशियों वाली नली युक्त संरचना होती है और जिसमें शीशन का प्रवेश होता है। इसमें क्या होता है, शीशन का प्रवेश होता है तथा यह छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, जिसे वल्बा भाग कहते हैं। वल्बा भाग मतलब ये चीज होता है, वल्बा भाग, जिससे बच्चा यहाँ से बाहर निकलता है, इसको वल्बा भाग कहते हैं। तो यह जो आप लोगों का मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे प्यारे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से सारे प्रश्न बनेंगे, बस आप लोगों को याद करना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विक्राणु, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विक्राणु कहाँ पाए जाते थे? जो हम लोग ने उत्सर्जन तंत्र देखा, मतलब किडनी में विक्राणु पाए जाते थे, 10 लाख विक्राणु, नेफ्रॉन। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि अब विक्राणु का या नेफ्रॉन का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका हमें फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी तो देखो, ये इसका फिगर मैं छोटा कर देता हूँ, इसका फिगर अब बनाओ। तो ये देखो, ये आप लोगों का फिगर है विक्राणु का। ये जो आप लोगों को नली दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं अविवाही धमनिका, और ये जो निकल रही है इसे बोलते हैं अपवाही धमनिका। और यहाँ पे गुच्छे जैसे जो आकृति आपको दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जो आप लोगों को संरचना दिखाई दे रही है कप जैसी संरचना, इसे बोलते हैं वोमेन संपुट बोलते हैं। ठीक है, नीचे अगर आओगे तो ये नली जो आपको नीचे आ रही है इसे बोलते हैं कुंडलित नलिका। और ये देखो, ये नीचे की तरफ आ रही है ना, मतलब घट रही है, तो घट रही, इसे बोलते हैं अवरोही चाप। फिर धीरे 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 यहाँ से अब ऊपर की तरफ जा रही है तो इसे बोलते हैं आरोही चाप। ठीक है, और ये आप लोगों का चाप कहिए या तो लूप कहिए, दोनों बातें कहिए। और यह जो वी आकृति बन रहा है जो कि अवरोही चाप और आरोही चाप के मिलने से बन रहा है, इसे बोलते हैं हेनले का चाप, हेनले का लूप भी आप इससे कह सकते हो। अब यही नलिका ऊपर जा रही है, धीरे 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 ऊपर जा रही है नलिका, इसे बोलते हैं, सारी नलिकाएं यहाँ पे मिलती हैं, इसको बोलते हैं संग्राहक नलिका। क्या बोलते हैं? संग्राहक नलिका। और देखो, ये भी संग्राहक नलिका, ये भी संग्राहक नलिका, सभी नलिकाएं यहाँ पे मिलती हैं, तो इसे बोलते हैं सामान्य संग्राहक नलिका, इस वाले पोर्शन को। और यहाँ से बोलते हैं मूत्रवाहिनियां है यह। ठीक है, तो ये फिगर हमने आप लोगों की एक एक वर्ड समझा दिया, पहले फिगर आप बनाओ। ठीक है, पहले कॉपी में आप लोग ये फिगर में सिंपल फिगर बना के लेके आओ, पहले इसको बनाओ, इसके बाद तब जाके यहाँ पे लिखना आप लोग। ठीक है, उत्तर में। अब यहाँ से उत्तर लिखो। उत्तर में लिखेंगे कि नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक विक्राणु रुधिर को छानता है, मतलब प्रत्येक विक्राणु का काम क्या होता है? रुधिर को छानने का काम होता है तथा मूत्र का निर्माण करता है। विक्राणु के निम्नलिखित भाग होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं बहुत सारे। पहला वोमेन संपुट। वोमेन संपुट मतलब ये चीज, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो इसे बोलते हैं वोमेन संपुट। इसमें लिखेंगे हम लोग कि यह कप या प्लेट जैसी संरचना होती है। देखिए, कप जैसा नहीं दिख रहा है आप लोगों को? देखिए, कप जैसा दिख रहा है कि नहीं? कप या प्लेट जैसी है संरचना, तो वही बोला है यहाँ पे, यह कप या प्लेट जैसी संरचना होती है जिसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। देखो, रक्त नलिकाओं का गुच्छा, ये जो आप लोगों को गुच्छा दिख रहा है ना, इसके अंदर रक्त कोशिकाओं का गुच्छा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। बस ये हो गया आप लोगों का वोमेन संपुट। दूसरा डालोगे हेनले का चाप। हेनले का चाप, ये वाला जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं हेनले का चाप। इसमें लिखोगे कि यह जो है पतले नली का बना होता है, जिसकी आकृति जो है यू जैसी होती है। देखिए, इसकी आकृति यू जैसी नहीं दिख रही है आपको? इसकी आकृति किस आकार की दिख रही है? यू जैसी इसकी आकृति आप लोगों को दिख रही होगी। तो वही बोला है कि यह पतले नली का बना होता है, जिसकी आकृति जो होता है यू जैसी होती है, और इसका निर्माण जो होता है वो अवरोही चाप और आरोही चाप के मिलने से होता है। तो वही चीज, तो आरोही चाप और आरोही चाप, अवरोही चाप और आरोही चाप के मिलने से इसका निर्माण होता है। बस हो गया। इसके बाद अगली डालोगे संग्राहक नली। ठीक है, संग्राहक नली में लिखोगे कि संग्राहक नली दिखा देता हूं, यह होता है, ये जो नली ऊपर की तरफ जा रही है यही तो संग्राहक नली है। लिखोगे कि यह एक विशेष प्रकार की नली होती है जहां सभी आरोप चाप आकार मिलते हैं। इसके बाद सभी संग्राहक नली मूत्र नली में चली जाती हैं। बस ये सभी नली जो है यहाँ पे मिलती हैं, जिसे संग्राहक नली, सामान्य संग्राहक नली बोलते हैं, और यहाँ कहाँ चली जाती है? मूत्र में चली जाती हैं। तो वही पोर्शन तो लिखा हूँ। तो ये आप लोगों का भाग था। अब इसका कार्य भी पूछा था हमके, ठीक है, कि कार्य बताइए। अब इसके कार्य देखेंगे कि जो वृक्क है आप लोगों का, विक्राणु जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, उसका कार्य क्या होता है। तो अब विक्राणु के कार्य हेडिंग डालो और लिखो। देखो, इसका कार्य क्या होता है, बहुत सिंपल है। पहला कि रुधिर रीनल धमनी में बहुत दाब पर बहता है, जिससे ग्लोमेरुलस की पतली दीवारों से रुधिर छनता रहता है। अब इसका मतलब क्या समझो, एक एक स्टेप समझो। कह रहा है कि रुधिर रीनल धमनी से बहुत दाब पर बहता है। ये देखो, ये अविवाही धमनी है, इसके बाहर देखोगे तो रीनल धमनी रहेगा। यहाँ से जब ब्लड यहाँ पे आता है तो अविवाही धमनी बहुत पतली है, जब इसमें ब्लड जाता है पतली चीज में तो बहुत प्रेशर से जाता है, तो पतली नली फैल जाती है। जब इसमें जाती है तो ये पतली नली फैल जाती है। सभी नलिकाएं हैं,
ठीक है। ये जो गुच्छा बना है ये भी छोटी छोटी नलिकाओं का गुच्छा है। जब इसमें रुधिर जाता है तो यह फैल जाता है, जब फैलता है रुधिर तो यह धीरे धीरे छनने लगता है। यहाँ से छनकर कहाँ चला जाता है, वोमेन संपुट में चला आता है ब्लड। ठीक है, तो वही चीज लिखा है कि रुधिर रीनल धमनी में बहुत दाब पर बहता है, जिससे ग्लोमेरुलस की पतली दीवारों से रुधिर क्या होता है, छनता है। इसके बाद लिखोगे दूसरा, रुधिर कोशिकाएं और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहती है। जो रुधिर होता है वो कोशिका में और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहती है, जबकि जल की अधिकांश मात्रा और घुले हुए खनिज वोमेन संपुट द्वारा छान लिए जाते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है तो आधा बहुत ज्यादा ब्लड जो होता है वो आप लोगों को कोशिकाओं में ही रहता है, लेकिन जल और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो रुधिर से छनकर वोमेन संपुट से होते हुए कुंडलित नलिका में चले जाते हैं। ठीक है, वही कह रहा है। इसके बाद तीसरा लिखोगे, इस निस्यंदन में जो ये लेने देने की प्रक्रिया से निस्यंदन बोलते हैं, इस निस्यंदन में वज्र पदार्थ मतलब खराब पदार्थ जैसे यूरिया के साथ साथ लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि उपस्थित रहते हैं। इनके अतिरिक्त जल की अतिरिक्त मात्रा जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती है वह भी होती है। कह रहा है कि जैसे यहाँ से छनकर अपशिष्ट पदार्थ यूरिया तब नीचे चली जाती हैं तो कुछ मात्रा में जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज भी चले आते हैं। मतलब ग्लूकोज के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो भी छन के चले आते हैं इसी अपशिष्ट पदार्थ में ही, यूरिया में ही वो चले आते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। इसके बाद है अगला, फिर क्या होता है कि जब ये निस्यंदन नलिका में आता है तो लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल का पुनः नलिका में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा अवशोषण होता है। कह रहा है कि अब यही छन के जब यहाँ पे कुंडलित नलिका में आएगा तो फिर से निस्यंदन होगा और इसमें जो ग्लूकोज और अमीनो अम्ल जैसे लाभदायक चीज आ गया था उसका पुनः निस्यंदन होता है और उसको पुनः शरीर में दे दिया जाता है और शरीर से कुछ अपशिष्ट पदार्थ को फिर पुनः वापस ले लिया जाता है। ठीक है, तो यही कह रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे, उन वज्र पदार्थों का भी छनन इन कोशिकाओं द्वारा होता है जो शेष रह जाते हैं। मतलब जो कुछ वज्र पदार्थ खराब पदार्थ बच जाते हैं जो हमारे शरीर में चले जाते हैं उनको भी वापस ले लिया जाता है। फिर कह रहा है कि अंत में फिर निस्यंदन में, अंत में जो निस्यंदन होता है उसमें केवल देखोगे तो यूरिया और अन्य वज्र पदार्थ तथा जल ही रह जाता है, जिससे अब मूत्र कहा जाता है और ये संग्राहक में एकत्रित हो जाता है। मतलब लास्ट में फिर एक निस्यंदन होता है। उसमें क्या होता है कि सारे खराब पदार्थ एक साइड और सारे अच्छे पदार्थ एक साइड जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, और सारे खराब पदार्थ जैसे यहाँ पे यूरिया सब एकत्रित हो जाते हैं अलग एकदम बिल्कुल, और फिर वो मूत्रवाहिनियों के होते हुए बाहर चले जाते हैं टॉयलेट के माध्यम से। तो यह था आप लोगों को पूरा एक एक स्टेप हमने बताया, आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। एक आप लोगों को टॉपिक छूटा नहीं होगा। चलिए तो क्लियर हो गया ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, ये प्रश्न वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंडल के नियमों की एक एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए कि मेंडल के नियम कितने थे। मेंडल ने 3 नियम दिया था, सबको मालूम है। एक आपका प्रथम नियम जिसे प्रभाविता का नियम भी कहते हैं, दूसरा आपका पृथक्करण का नियम था, और तीसरा उन्होंने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था। तो यह प्रश्न वाकई में इंपॉर्टेंट हर साल एग्जाम में आता है कि मेंडल के नियमों की एक एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रथम नियम। प्रथम नियम को बोलते हैं प्रभाविता का नियम, चाहे इसे एकल लक्षण भी बोलते हैं। देखो प्रभाविता का नियम होता क्या है, कह रहा है कि जब विपरीत लक्षण वाले पौधे का क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलता है। कह रहा है कि जब विपरीत लक्षण वाले अगर पौधे हैं और उनका मैं क्रॉस कराऊंगा तो उसका F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलता है। प्रभावी लक्षण मतलब क्या होता है, जो लक्षण दिखाई देता है, और अप्रभावी लक्षण मतलब जो लक्षण होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। जैसे पैंट है, पैंट में जो आप लोगों को बाहर वाला भाग दिख रहा है वही दिखाई देगा, लेकिन पैंट के नीचे आपका काला वाला भाग जो होगा वो दिखाई नहीं देता है। मतलब जो लक्षण होते हुए भी दिखाई नहीं देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो बाहर से आप लोगों को दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो प्रथम नियम यही होता है कि जब विपरीत लक्षण वाले पौधे का क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलता है। एग्जाम्पल समझिए पूरा डिटेल में। देखो एक लंबा पौधा, तो लंबा पौधा हो गया तो उसका विपरीत हम लोग अगर लेंगे तो लंबा का क्या हो जाएगा, बौना पौधा। ठीक है, तो देखो जब विपरीत लक्षण वाले पौधे का हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। देखो क्रॉस का चिन्ह, क्रॉस करा रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, देखो लंबा पौधा है कैपिटल टीटी, बौना पौधा है स्मॉल टीटी। जब भी लंबा पौधा का आ जाए वो हमेशा कैपिटल्स होता है, अब बौना आ जाए हमेशा स्मॉल्स होता है, याद रखिएगा। तो लंबा पौधा कैपिटल टीटी, बौना पौधा स्मॉल टीटी। अब देखो अगर टीटी जो है इसको भी खंडित करें तो यह टी और टी में बढ़ जाएगा, और इसको भी खंडित करें तो स्मॉल टी और स्मॉल टी में बढ़ जाएगा। अब देखो इस टी का हम लोग प्रक्रिया करा रहे हैं इससे, तो देखो कैपिटल टी का जब इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। फिर इसी टी का जब इस वाले टी से प्रक्रिया कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। अब इस टी को उठाते हैं, इस टी को जब इस टी से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसी टी को जब इस स्मॉल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। ठीक है, अब देखो ये प्रक्रिया यहाँ पे आ गया, तो इसे यहाँ से जो उत्पन्न हुआ वो आपका F1 पीढ़ी हुआ, और F1 पीढ़ी में सभी संकर पौधे आते हैं।
सभी कैसे आते हैं, संकर पौधे। संकर पौधे वो होता है जो एक कैपिटल और एक स्मॉल होता है, कैपिटल और एक स्मॉल होता है, उसको संकर पौधे कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो चीज आपको देखने को मिलता है, एक फिनोटाइप एक जीनोटाइप। इसका एक फिनोटाइप निकलता है, एक जीनोटाइप। फिनोटाइप में ये होता है कि हम लोग अंदर जीन के अंदर जाकर देखते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पे लंबे संकर पौधे होंगे, और जीनोटाइप मतलब होता है कि बाहर से देखकर हम बता पाए कि ये लंबे पौधे हैं। ठीक है, तो एक फिनोटाइप होता है, एक जीनोटाइप होता है। तो ये आप लोगों का पहला जो नियम था प्रभाविता का नियम, जिसे एकल लक्षण भी कहते हैं, पूरा हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया। तो पहला नियम तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा नियम देखते हैं। देखो दूसरा नियम क्या है, उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा नियम होता है पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। देखो यह होता है कि जब F1 पीढ़ी से, F1 पीढ़ी हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं, तो ये करेगा जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को आपस में 100 परागण कराया जाए तो F2 पीढ़ी में 3 संबंधित 1 के अनुपात में लक्षण देखने को मिलता है। देखो जब हम लोग यहाँ पे देखे हैं F1 पीढ़ी से हमको देखने को क्या मिला है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, यही तो मिला है। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका F1 पीढ़ी वाले पौधे हैं। वही करा F1। अब देखिए पृथक्करण का नियम में क्या होता है कि जब F1 पीढ़ी से प्राप्त जो संतति, जो कैपिटल टी स्मॉल टी आया है, वो 100 परागण मतलब आपस में उसको परागण करा जाए तो F2 पीढ़ी निकलेगी, और F2 पीढ़ी में 3 संबंध 1 के अनुपात में ही लक्षण देखने को मिलता है। देखिए जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये आपका संकर लंबा है, ये भी संकर लंबा। हमने कहा ना कि कैपिटल लगा एक स्मॉल लगा तो संकर लंबा कहलाता है। ठीक है, तो देखो ये भी संकर लंबा, ये भी संकर। अगर इसको भी खंडित करेंगे तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी में, इसको भी करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी का हम लोग दोनों में प्रक्रिया कराएंगे, तो इसमें कराएंगे तो इस कैपिटल टी देखने को मिलेगा। अब इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी को देखने को मिलेगा। अब स्मॉल टी को उठा लेंगे, इससे प्रक्रिया कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिलेगा। अब इसका इससे प्रक्रिया कराएंगे तो स्मॉल टी देखने को मिलेगा। अभी हमने बताया कि दोनों कैपिटल लगा तो शुद्ध लंबा कहलाएगा, और एक कैपिटल एक स्मॉल लगा तो उसको संकर लंबा कहेंगे, और दोनों स्मॉल लेंगे तो शुद्ध बौना कहेंगे, याद रखिएगा। तो देखो F2 पीढ़ी जो मिली है तो उसमें लंबा और बौना का अगर अनुपात देखा जाए तो देखो 3 संबंध 1 अनुपात में आ रहा है। ठीक है, देखो लंबा 1, ये भी लंबा, तो दोनों हैं 1 2 3, 3 लंबा हो गए तो 3 संबंध 1 बौना आ गया, तो 3 संबंध 1 के अनुपात में हो गया कि नहीं, बिल्कुल। अगर इसका फिनोटाइप निकालें, फिनोटाइप मतलब ये होता है कि अंदर जाकर देखें, तो फिनोटाइप में देखो शुद्ध लंबा 1 के अनुपात में, संकर लंबा 2 है तो 2 के अनुपात में, और शुद्ध बौना 1 के अनुपात में। तो अगर फिनोटाइप अगर अंदर जाकर निकालेंगे तो 1 संबंध 2 संबंध 1 के अनुपात में देखने को मिलेगा। अगर जीनोटाइप देखें तो यहाँ पे आपको 3 संबंध 1 के अनुपात में देखने को मिलेगा। ठीक है, यह था आप लोगों का दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर हम बात कर लेते हैं तृतीय नियम, जिसे हम स्वतंत्र अवयवन का नियम भी कहते हैं। यह दर्शाता है इसमें कि जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण करा जाए, जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे का बीज संकरण करा जाए तो उसे स्वतंत्रता अपव्यवन का नियम कहते हैं। और इसमें लक्षण जो होता है 9 संबंध 3 संबंध 3 संबंध 1 के अनुपात में देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल समझो, पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे यह देखो, यह आपका गोल व पीला दोनों प्रभावी शुद्ध है। ठीक है, तो देखो कैपिटल टी, अरे कैपिटल आर स्मॉल वाई। आर मतलब होता है यहाँ पे राउंड, राउंड मतलब गोल, वाई मतलब येलो, येलो मतलब पीला। तो गोल के लिए हमने यहाँ पे आर से कर दिया, पीले के लिए हमने वाई कर दिया। जस्ट इसका अगर विपरीत लूं तो गोले का जोड़ीदार ले रहा हूं और पीला का हरा ले रहा हूं, तो जोड़ीदार को जाएगा स्मॉल आर और हरा का हमने स्मॉल वाई ले लिया। अब इन दोनों के बीच हम क्रॉस करा रहे हैं। इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराएंगे तो आपको अनुपात 9 संबंध 3 संबंध 3 संबंध 1 के अनुपात में देखने को मिलेगा। जिससे गोल व पीला बीच का अगर हम निकालें तो देखो ये क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो ये जो आपका 9 संबंध अनुपात में देखने को मिलेगा वो किनके बीच रहेगा, तो गोल व पीले दोनों प्रभावी रहेंगे 9 के अनुपात में। और 3 अनुपात जो रहेगा गोल व हरे, पहला गोल व हरे के अनुपात में होगा, गोल और हरे। लेकिन याद रखिएगा पहला प्रभावी होगा, दूसरा जो होगा अप्रभावी होगा। और झुरीदार व पीले अप्रभावी निकलेगा दूसरा, तीसरा की बात करूं जो 3 अनुपात में होता है। तो यहाँ पे जो होगा पीले जो होगा अप्रभावी होगा और दूसरा क्या होगा, प्रभावी होगा। इसी तरह ये जो अनुपात निकलेगा झुरीदार व हरे का निकलेगा। झुरीदार व हरे में दोनों क्या होंगे, अप्रभावी, जो कि 1 अनुपात में। तो देखो 9 संबंध 3 संबंध 3 संबंध 1 अनुपात में निकल गया। बस इतना ही पॉइंट आप लोगों को याद करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है मेरे प्यारों, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आप लोगों को याद करके जाना है। ठीक है, यह प्रश्न जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
प्रश्न यह है मेरे प्यारे बच्चों कि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए देखते हैं पोषण क्या होता है। तो देखिए, स्वस्थ और विकास के लिए आवश्यक भोजन प्रदान ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। हमें यह पोषण पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। अरे हम जीवित हैं, हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने विकास के लिए जो हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं वही भोजन तो पोषण कहलाता है। और यह पोषण कहाँ से मिलता है? पोषक तत्वों से मिलता है। सिंपल। अब लिखेंगे, अगली हेडिंग आपकी रहेगी कि पोषण के प्रकार, कि पोषण के कितने प्रकार है। लिखोगे कि पोषण के दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो आपका स्वपोषी पोषण जिसे स्वपोषण भी कहा जाता है, और दूसरा एक होता है विषम पोषी पोषण जिसे पर पोषण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्वपोषी पोषण, कि वह पोषण प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव जो होता है अकार्बनिक पदार्थ कच्ची सामग्री से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। वह पोषण की यह प्रक्रिया जो होगी स्वपोषी पोषण कहलाएगी। मतलब कह रहा है कि इस पोषण के अंतर्गत जो भी अकार्बनिक, जो भी जीव अकार्बनिक कच्ची सामग्री से अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उसे हम बोलते हैं स्वपोषी। स्वपोषी में तो यही होता है कि अपना भोजन स्वयं बनाए वो, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्वपोषी। और स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? जो प्रक्रिया हम लोग अपना भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे स्वपोषी पोषण। ठीक है, उस प्रक्रिया को। चलो, अब दूसरा है विषम पोषी पोषण जिसे हम लोग पर पोषण के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, विषम पोषी जिसे पर पोषण के नाम से जानते हैं वो क्या होता है कि वह पोषण प्रक्रिया जिसमें वे सभी जीव पूर्वनिर्मित भोजन या दूसरे जीवों से बना बनाया भोजन ग्रहण करते हैं विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। ऐसे जीव विषम पोषी कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि इस पोषण की प्रक्रिया के अंदर यह आएगा कि कोई जीव अपना भोजन नहीं बनाएगा, मतलब किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा, उसके बने हुए भोजन को अपना ग्रहण करेगा। ठीक है, उससे हम बोलते हैं विषम पोषी पोषण या पर पोषण। क्लियर हो गया? आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो, यह जो होता है 3 प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन? तो देखो, एक आता है प्राणी संभोजी पोषण, दूसरा आता है मृतोपजीवी पोषण और तीसरा आता है परजीवी पोषण। पहले हम लोग देखेंगे प्राणी संभोजी पोषण में। इसमें यह होता है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि दिखे आप लोगों को। प्राणी संभोजी पोषण में जैसे ठोस भोजन ग्रहण करने वाले जीव प्राणी संभोजी पोषण कहलाते हैं, और यह भोजन का जो भक्षण करते हैं सभी जंतु प्राय इसी प्रकार के होते हैं। देखो, हम लोग भी प्राणी संभोजी में ही आते हैं क्योंकि ठोस पदार्थ को हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ को हम लोग आसानी से ग्रहण कर सकते हैं और प्राणी संभोजी पोषण कहलाते हैं, और ये भोजन भक्षण करते हैं चीजों की। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें मृतोपजीवी पोषण, ये क्या होता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतु या पौधे तथा उनके उत्सर्जित पदार्थों आदि से प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी पोषण कहलाते हैं। मतलब जो मरे हुए जंतु होते हैं उससे जो भोजन अपना प्राप्त करते हैं, जैसे जीवाणु कवक। जीवाणु कवक देखते हैं मरे हुए जीव जंतु में पाए जाते हैं, उसके अंदर जो बैक्टीरिया छोटे छोटे पाए जाते हैं वो मरे हुए जो उत्तक है उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हीं के अंदर रहते हैं वो जीवाणु कीटाणु, वो सब मृतोपजीवी पोषण के अंतर्गत आ जाएंगे। परजीवी पोषण की अगर हम बात करें, जो तीसरा जो कि लास्ट है, परजीवी पोषण ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के बाहर अथवा भीतर रहकर प्रत्येक से उसके जीवित अवस्था में ही प्राप्त करते हैं। मतलब ये चीज है कि कुछ ऐसे होते हैं जीव जो आपको नुकसान बिना पहुंचाए, मतलब आपको जान और प्राण बिना लिए हुए वो आपके अंदर ही रहकर वो आपसे भोजन प्राप्त कर लेंगे। जैसे रुधिर चूसने वाला मच्छर हम लोगों का जान प्राण नहीं लेगा, लेकिन हम लोगों के शरीर में ही टच रहकर अपना भोजन प्राप्त कर लेगा हम लोगों के ब्लड के माध्यम से। और पौधे के विभिन्न रोग भी ऐसे ही होते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने बायोलॉजी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताते हैं। इससे बार एक भी प्रश्न एग्जाम में जाने वाला नहीं है। हालांकि आप लोगों को इन प्रश्नों को याद करना है, अच्छे तरीके से लिखकर प्रैक्टिस करनी है और रिवाइज करके ही आप लोगों के एग्जाम में पहुंचना है। तो वीडियो कैसी लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।